सपनों की कीमत बहुत ज्यादा होती है। सपने सबके अलग अलग होते हैं। किसी को सिर्फ अपने परिवार के पेट भरने तक ही एक सपना है, और किसी का सपना है कि बड़ा घर, बड़ी गाड़ी हो। लेकिन जो उनकी कीमत होती है वो सबको चुकानी होती है। अपना घर छोड़ना पड़ता है, माँ बाप की छांव छोड़नी पड़ती है, मासूम बच्चों की हंसी पीछे छूट जाती है। सोचिए, ये सपने, ये भूख कितने निर्दयी हैं, जो इंसान से उसके सबसे प्यारे रिश्ते छीन लेती है। इन सपनों की कीमत पर ही हम बात करेंगे। इसके अलावा मोदी जी के 75वें जन्मदिन पर, पाकिस्तान के साथ खेल पर और अवैध घुसपैठियों पर भी हम बात करेंगे पहिया के इस एपिसोड में। तो सपनों की कीमत पर हम बात करेंगे। आजमगढ़ी अवनीश और उत्तराखंड की शांत वादियों से प्रशांत हमारे साथ हैं। सपनों की कीमत पर एक आम जन की उसमें जाने से पहले एक सपना एक देश के बड़े नेता का भी पूरा हुआ कि मोदी जी बात कर लें मुझसे। ट्रम्प का सपना था ना, टैरिफ वॉर के बाद तो मोदी जी ने बात ही नहीं करी थी। फिर रिट्वीट रिट्वीट दोस्त रूठता है ना, मना लिया होगा, मतलब अब मनाने के सिलसिले। लंबे लंबे समय से ये सिलसिला चल रहा था। जैसे नाराजगी थी, फिर वो दिखाना भी था नाराजगी। जैसे होते हैं ना शादी ब्याह में फूफा, वो नाराज भी होते हैं। दोस्तों में भी नाराजगी होती हाँ, दोस्तों में, लेकिन वो दोस्तों वाली नाराजगी दिख नहीं रही थी, वो फूफा वाली नाराजगी थी। वो ट्रम्प वो गाना तो नहीं गा रहा था कि प्यार झूठा ही सही, तू दुनिया को दिखाने आ जा, तू किसी और से मिलने के है। दोस्त बहाने ये आ बहुत जा। सारे गाने। इस पे वही तो मोदी जी इस पे कह दिया कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। और हुआ भी ऐसे ही, मतलब अगर आप इसीलिए उसकी उतावलापन जो दिखाया ना, बार बार ट्वीट करना, ये वो। और जब टैरिफ लगाया था तब अलग तरह का उतावलापन था कि मैं हूँ, और अब आप ही आप हो। इसे, मतलब इसे थूक के चाटना ही कहा जाता है हिंदुस्तान में। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक भारत के आम आदमी में जितनी वो होती है ना, क्या कहेंगे, ईगो, देखो, एक उससे तो बात बहुत तो कम है। एक बात तो ट्रम्प को समझ में आ गई कि ये वो भारत नहीं है। जब अमेरिका वो सड़ा हुआ गेहूं बेचता था भारत में, वो लाल रंग का, और हाँ, हम खाते थे। ठीक है, अब हम है कि भैया हम अपना उगाते हैं, तुम्हें भी बेचते हैं। तो अब हम सक्षम हैं, हम आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ रहे हैं, हो जाएंगे। तुम करते रहो जो तुम्हें करना है। तो उसे समझ में आ गया कि ये भैया नया भारत है, ये ऐसे नहीं चलेगा उसका कि वो आप कुछ बोल गीदड़ भभकी दोगे तो पाकिस्तान की तरह हाथ जोड़ लेंगे या कोई और कंट्री दब जाएगी। ये वाला भारत तो अब नहीं है। और मैं तथ्यों में नहीं जाऊंगा, बट मतलब मैंने सुना है और पढ़ा है कुछ जगह, मुझे नहीं पता कितना सही है, कि ऐसा पहली बार हुआ है कि व्हाइट हाउस के ऑफिशियल हैंडल से किसी देश के अध्यक्ष को या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को बर्थडे विश किया गया हो। मतलब कल मोदी जी के बर्थडे पे ट्रम्प ने जो ट्वीट किया था, उसके बाद उसे कोट रिट्वीट किया है व्हाइट हाउस के ऑफिशियल हैंडल से। तो वो तो मतलब अप्रत्यक्ष रूप या से तो एक ऐसा था कि सुलह बात कही नहीं नहीं हो हो रही रही थी, और अब ये देखो कि बर्थडे विश हो रहा है, फोन पे कॉल करके बर्थडे विश करा जा रहा है, कोट किया जा रहा है ट्वीट में। फिर कोट रिट्वीट, फिर उधर से रिप्लाई, फिर उधर से कॉल। मतलब तो यह है क्या, कॉल किया गया, लोगों को कैसे पता चले कॉल, वो तो मीडिया से पता चलेगा। तो फिर ट्वीट करके भी ये बताया गया कि कॉल हुआ। कॉल हुआ, बात हुई। और अब आप देखो ना कि उसकी आखिरी लाइन लेकिन महत्वपूर्ण थी, उस हाँ, ट्वीट की आखिरी लाइन। अब वो व्यंग उसने किया हाँ, या क्या, तारीफ की, कि जो वार रुकवाने की बात थी आखिरी लाइन में, आपने पढ़ा होगा ट्वीट में, तो उसने लिखा था ना कि थैंक मोदी को थैंक्स बोलते हुए कि वार रुकवाने में आपने इसके हाँ। लिए। नहीं, वो अब उसके जो भी है टोन डाउन तो वो हो चुका है काफी। और उसका सपना था मोदी जी से बात करना, और फोन पे बात सुबह हुई। का भूला शाम को लौटा है, तो उसे भूला नहीं कहते। भूला नहीं कहता है। और मोदी जी के बर्थडे की हम बात कर ही रहे हैं, तो मोदी जी का बर्थडे बहुत सारे लोगों के लिए, मतलब पूरे देश के लिए एक उत्सव जैसा था। बट कुछ लोगों के लिए एक सदमे जैसा भी था कि 75 के हो गए, कुर्सी से नहीं उतर रहे, क्योंकि बहुत लोगों को उम्मीद थी। अगर आप मोदी जी 75 करके कुछ सर्च करो यूट्यूब पे, तो आपको 50 चैनल्स के ऐसे थंबनेल मिल जाएंगे जिसमें ये कहा जा रहा था कि सितंबर को मोदी जी गद्दी छोड़ देंगे, 75 के हो गए हैं। उनके लिए एक सदमा है, क्योंकि इस बात का तो कोई जिक्र ही देखो, नहीं है। एक बात तो तय है कि मोदी जी सरप्राइजिंग एलिमेंट रहे हैं। हाँ, 2014 से लगा लीजिए, या जब से उन्होंने गुजरात का प्रभार भी संभाला था, उन्होंने कुछ अनोखा ही किया है। अनोखे ही किए। और वो सब मीडिया की क्यासबाजी थी। वो एक वो मार्गदर्शन मंडल वाला भी उठा था कि 70 के बाद कौन है। लेकिन जो आदमी काम कर रहा है, जो काम करना जानता है, जिसके पास विजन है, तो मुझे लगता है कि 75 हो या 100 हो, 80। उसे काम करते रहना चाहिए और लोगों को टांग नहीं अड़ानी चाहिए उस मामले में। सही, अभी मेरे एक मित्र हैं उत्तर प्रदेश के हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, अच्छे माने जाते हैं, सतीश मणि नाम है उनका। मैं एक पोस्ट, अभी कल उन्होंने एक पोस्ट किया उनके बर्थडे पे,
उन्होंने उनकी कुंडली के हिसाब से एक पोस्ट लिखा कि क्या क्या है उसमें। मैंने आखिरी पैराग्राफ पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि 2028 तक मोदी जी के लिए जो उनके शत्रु, मतलब शब्द तो जो ज्योतिष में शब्द यही यूज होते हैं, शत्रु और ये, उनके लिए फायदेमंद है 2028 तक, उससे इनको लीड मिलेगी। और 2028 से 30 तक उसमें लिखा है कि इनके हेल्थ और थोड़े निगेटिव प्रचार, ऐसे इन सब चीजों का जिक्र किया गया है। तो 28 तक तो मोदी जी पूरी तरह से अच्छी बैटिंग करें अपना। मैं एक एस्ट्रोलॉजर है, उनका पॉडकास्ट करा था लास्ट टू लास्ट वीक, तो उन्होंने कहा था कि 2026 से मोदी जी को हेल्थ इशू होंगे। इसमें 28 बताया गया कि 28 से होगा। 26 से होंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी वो शख्सियत हैं जो जब तक चाहेंगे तब तक गद्दी पर रहेंगे, मतलब उन्हें आप नहीं हटा सकते। अप डाउन होंगे, सीट्स कम आ गई, किसी चीज को नेगेटिव चले गई। और उनका ये भी कहना था कि वो सीट पे ना होते हुए भी नहीं, पर भाजपा के लिए विकल्प भी तो नहीं है ना, वो भी मतलब सत्ता का मुख्य वो रहेंगे। विकल्प भी नहीं। इसी तरह बाइट अगर आती है तो राहुल गांधी कोट कर लेते हैं। आप सोचिए कि अमित शाह जी की एक बाइट थी कि अगले 50 सालों तक भाजपा को कोई नहीं हटा सकता। उसको वोट चोरी के मुद्दे से जोड़ दिया गया कि अमित शाह को पता है कि वोट चोरी करके इलेक्शन कमीशन से मिलके अगले 50 साल तक, ये बाइट इसलिए दी गई कि अगले 50 साल तक भाजपा रहेगी, तो उसको उससे जोड़ दिया गया। अगर आप ऐसे कहेंगे कि मोदी जी को कोई हटा नहीं सकता जब तक वो चाहेंगे नहीं, तो कहीं ये भी मुद्दा राहुल गांधी के लीडरशिप पे आ जाएंगे। हाँ कि इनको पता है कि इन लोगों को वोट चोरी और इस पे। किसी का पॉडकास्ट सुन रहा था और वो उन्हीं की साइड के थे, नाम तो मैं नहीं ले रहा हूँ, तो वो आदमी खुद ही एक्सेप्ट कर रहा था कि कांग्रेस के साथ दिक्कत ये है कि वो राहुल गांधी की पॉलिटिक्स को इम्प्लीमेंट करना चाहती है इस देश में, और जो कभी संभव नहीं होगा कि राहुल गांधी वाली पॉलिटिक्स इस देश में मतलब कांग्रेस को उभार पाए। कि उन्हें, उसका ये कहना था कि जैसे भाजपा ने करा कि मोदी जी एक स्टेट के सीएम रहे, एक मॉडल उन्होंने पेश करा और उसके बाद उस सीएम को वो आगे लेके आए। बोले कांग्रेस जब तक इस पैटर्न पर नहीं आएगी कि किसी एक स्टेट को मॉडल बनाए, पूरे देश में उसे लेके आए, तब जाके उस आदमी को प्रमोट करे, तो तब तक कि राहुल गांधी जो बात करते हैं वो आम जन के दिमाग में बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो एक बहुत वैसी बात कर रहे होते हैं जो आम आदमी कनेक्ट नहीं कर पाता अपने आप को। मेरा कहना है जो आप बोले हैं कि राहुल गांधी ऐसी बात करते हैं जो आम आदमी से कनेक्ट नहीं कर पाता, और यही कनेक्ट करवाने के लिए जो उनकी पीआर एजेंसियां लगी हैं, जब राहुल गांधी ऐसा काम करने लगते हैं तो वो नाटकीयता लगने लगती है। कभी कुलियों के साथ बोझा वो ब्रीफकेस ढोते हुए, कभी मोजा पहन के किसानों के बीच उतरते हुए, कभी बाइक बनाते हुए, जो भी ऐसी चीजें हैं, वो नाटकीयता कहीं कहीं दिखने लगती है। क्योंकि भाई एक अलग लेवल है, उस लेवल के हिसाब से आप जब डाउन टू अर्थ अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वहां आपके अंदर का वो जमीन से जुड़ा, जो कहते हैं ना, लोगों से जुड़ा वाला, वो टच नहीं आ पाता है। जब तक आप देखो, आपको महसूस करना, आपको उन जैसा बन के, मतलब अगर आपको किसान की पीड़ा समझनी है तो जरूरी थोड़ी ना कि वो पीड़ा आप खेत में घुस के ही समझ सकते हो। आप उसकी फसल, उसके चैलेंजेस को देख के समझ के, मतलब अगर आप वही है कि मौजे पहन के अगर आप जाओगे तो उससे आप वो देखिए, तो नहीं हो जाओगे। 2004 में जब यूपीए 1 आया था और 2009 में भी यूपीए 2 आया था, उस दौरान कांग्रेस को चाहिए था, अगर राहुल गांधी को सच में इनको बड़ा नेता बनाना था, तो किसी मिनिस्ट्री में या कोई मंत्री पद देके उनको देते कि आप ग्राउंड में जाइए, आप समझिए चीज़ों को, आईएएस के साथ कैसे काम किया जाता है, वो सब उनको टेक्निकलिटी समझनी चाहिए थी, तभी उनको समझ में आता कि देश चलता कैसे है। अब आप बैठे रहे भाई राजाओं की तरह, सर आप उनसे बाहर पहले सत्ता चल रही है आपकी, मतलब मैं दिवंगत मनमोहन सिंह जी का आदर करते हुए बोलूंगा, लेकिन वो प्रधानमंत्री होते हुए प्रधानमंत्री नहीं थे। चला तो यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी रही थी, और राहुल गांधी जी उनके सुपुत्र हैं, तो यानी कहीं ना कहीं उनके भी आदेशों का पालन होता होगा, जिस तरह से वो फाड़ देते हैं अध्यादेश। मनमोहन सिंह बहुत ठेस पहुंची थी उन्हें, तो वो था कि इसलिए राहुल गांधी कभी कनेक्ट नहीं होंगे हो पाए। अब जितनी भी यात्राएं कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि मैं वो कर रहा हूँ, लेकिन वो सब रील के लिए है या शोशेबाजी ज़्यादा लगती है बनिस्बत कि वो कनेक्शन दिखता है। और वो माइंडसेट भी ना, मतलब अगर आप देखो तो आप माइंडसेट आपका क्या हो गया कि आपके घर में इतने सारे प्रधानमंत्री थे, देश की उस वक्त की सबसे बड़ी पार्टी के आप परिवार से जुड़े हुए थे, और सीएम पीएम वहाँ माँ बाप के चरणों में लेटे पड़े हैं, तो उन्हें लगता है वो क्या ही औकात है एक सीएम। वही है ना, आपने मॉडल स्टेट की बात करी ना, कि मोदी ने एक मॉडल स्टेट गुजरात को बना के दिया, तब देश के सामने वो प्रोजेक्शन दिया।
कांग्रेस का ये है कि कांग्रेस तो कई सालों से राज करती है, ये कई स्टेट्स में रूल करती है, ये तो इन्हें तो ये लगता है कि यही हमारा मॉडल है, लेकिन उन्होंने उन गलतियों से सीखा नहीं। सीखा नहीं। क्योंकि अगर आप यूपी में भी लगाए तो यूपी में सालों तक राज किया उन्होंने, लेकिन यूपी अब जाके चमकना शुरू हुआ है। बिहार में उनका राज रहा है कई सालों तक, लेकिन बिहार की स्थिति आप देख लीजिए, या बहुत सारे स्टेट्स हैं। तो वही अब जहाँ पे रूल कर रही है, अब वहाँ की स्थिति देखिए, अब हिमाचल की स्थिति देखिए, खराब है, कर्नाटका की बेहद खराब है, तेलंगाना की बेहद खराब है। तो अब ये भी नहीं है कि वो कुछ वहाँ पे अच्छी योजना ला के पेपर में दिखाया उन्होंने, लेकिन वो योजना उनके पास है नहीं, क्योंकि पैसा नहीं है, फंड नहीं है, फिर भीख मांगने निकलते हैं कि प्रधानमंत्री दे दो इतना पैसा। और जो राहुल गांधी और कांग्रेस के समर्थक हैं, वो हमसे, हमारी इन चीजों से बेहतर करने के लिए सोचे, ना कि हमें बैठ के ये कमेंट में रियलिटी है, आज के दिन हाँ। की पॉलिटिकल रियलिटी है, इसे हाँ। समझना होगा, चाहे वो कांग्रेस के समर्थक हों या कांग्रेस के वेटर्स हों। वही है कि आप देखिए ना, एक अच्छा विपक्ष भी आपको चाहिए होता है, चाहे ये भी बात माननी चाहिए। लोग कहते हैं कि विपक्ष, हाँ वही कह रहा था मैं कि विपक्ष मजबूत चाहिए। अगर आपको विपक्ष मजबूत चाहिए तो विपक्ष मजबूत खुद बनेगा ना। ये थोड़ी ना कि आप कुछ कर ही नहीं रहे हो और चाहिए विपक्ष मजबूत, तो खुद ही कमजोर रहोगे ना। हमारे यहाँ बैठ के क्रिटिसिज्म करने से तो चीजें नहीं बदलेंगी, वो खुद एफर्ट लगाएंगे तभी होगा। कांग्रेस के अच्छे समर्थक जो राहुल गांधी को अच्छे से फॉलो करते हैं, उनके भी बीच अगर बैठिए ना, उनके भी दिल की बात जब आती है ना, तो उनका यही कहना रहता है कि अगर जितना मेहनत राहुल गांधी को लॉन्च करने में लग रही है, उतनी मेहनत किसी एक नए नेता को, जो किसी स्टेट का प्रेसिडेंट हो या किसी स्टेट का सीएम हो, कांग्रेस से जुड़ा हो, पुराना हो, उस पे ये इतनी मेहनत कर देना, तो राहुल गांधी से ज्यादा रिजल्ट वो लाके दिखा देगा। और आप कांग्रेस पास नेताओं की कमी नहीं है, ऐसा नहीं है, अच्छे लोग थे। सचिन पायलट से लेके अब तेलंगाना के लेके रेवंत रेड्डी है, दो नाम में कई नाम है, इस तरफ आ गए छोड़ के आए हैं, वो इसी वजह से आए हैं कि भाई तुम कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। फादर ऑफ सिंधिया हो गए आपके, जगनमोहन रेड्डी ने नई पार्टी बना ली, अगर आप अब देखिए वो एक स्टेट चला पाया, तो आपको ये समझना होगा कि फादर की लेगेसी को, वाईएसआर की कभी आंध्र प्रदेश में इतनी चलती थी, उनके निधन के बाद आप इतना मैनेज नहीं कर पाए, उनके बेटे को अलग से पार्टी बनानी पड़ गई और वो जीत के भी आ गए। भाई हर सब, जैसे हमने कहा, हर सपने की एक कीमत है। कांग्रेस का अगर सपना है कि सत्ता में आए, तो हो सकता है कि उन्हें राहुल को साइड करके किसी और को प्रोजेक्ट करें, तो ये सपना पूरा होगा, लेकिन उसकी कीमत ये है कि आपको राहुल को साइड करना पड़ेगा। वो संभव नहीं, कांग्रेस में तो संभव नहीं है, परिवारवाद नहीं है तो संभव। फिर अमित शाह की बात सही है कि 50 साल तक आप, और कांग्रेस को भी शायद कांग्रेसी माइंडसेट भी यही है कि बिना गांधी परिवार के शायद कांग्रेस नहीं चल सकेगी, नहीं, क्योंकि विघटन हुए हैं पहले भी इसी चक्कर में। कांग्रेस नहीं चल सकती, ठीक है, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, लेकिन सोनिया बैठी थी ना ऊपर, तो राहुल गांधी को उस जगह पहुंचाओ, नीचे प्रोजेक्ट किसी और को कर लो। ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बिल्कुल विरोध हो जाएगा। ये तो कांग्रेस की सत्ता में वैसे भी चल का सकती फंडा है। है। वीवी नरसिंह राव बहुत अंडररेटेड पीएम रहे हैं, वो भी कांग्रेस के ही थे, उन्होंने भी सरकार चलाई है 5 साल। तो उस तरह से भी आप किसी अच्छे नेता को लाइए, प्रोजेक्ट कीजिए था पीएम फेज, और शायद करिश्मा हो जाए। नहीं, और मेरा उसमें जो मैं ये कह रहा था कि आप किसी और को वो करिए, उसका रीजन ये है कि कांग्रेस चलाने के लिए गांधी परिवार जरूरी हो सकता है, लेकिन देश चलाने के लिए गांधी परिवार जरूरी नहीं है। बिल्कुल, वो तो उसके लिए आपको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको राजशाही सत्ता नहीं में है ना आना कि है भाई तो अब आपको एक राजा चाहिए या इंग्लैंड की तरह कि एक आपको बैठा हुआ चाहिए ऊपर सर पे, वैसा तो है नहीं। दौर भी बीत गया कि नेहरू जी का, इंदिरा जी का, राजीव जी का, वो दौर बीत गया। अब जो नए यूथ आ रहे हैं, या आज 40-50 साल के जो लोग होंगे, उनको तो कांग्रेस के दिनों की याद दिलाएंगे और इंदिरा जी के, राजीव जी के या नेहरू की बात करेंगे, तब उनको ये चीजें आएंगी। उनको आज दिख रहा है मोदी वर्सेस कौन, उनको यही दिख रहा है, मोदी के वर्सेस कौन, कांग्रेस में कौन, राहुल गांधी। जैसे ही राहुल गांधी का नाम आता है, थोड़ा सा लगता है कि ये तो इसके आगे टिकेगा नहीं। और राहुल गांधी गलतियां भी बहुत कर गए ना, मतलब अब वो पुराना जमाना, मतलब आप लगा लीजिए कि अगर नेहरू की पुरानी फोटो आ सकती है सामने, तो इनके तो वीडियोस है ना, वो हरकतों के, वो बोलने का तरीका, वो जो उन्होंने बोला है देश फाड़ के फाड़ना है सनातन, मतलब कि मंदिर जाते हैं वो लड़के छेड़ते हैं, तो और फिर आप मंदिर जा रहे हो, तो वो जो एक तरह का दोगलापन ही बोलेंगे ना, कि वो दिखता है फिर लोगों को। चरित्र ही है ये तो, वोट बैंक के लिए अलग अलग चीजें अलग अलग कर सकते हैं। वो चीजें पार्टी कर रहे हैं बाहर जाके, मतलब फिर आप कह रहे हैं कि घर आते हैं तो एकदम अलग वेश धारण होता है, तो एक क्या होता है, वो गीदड़ जब शेर की वो पहन ले तो वो शेर नहीं बन जाता। कई चीजें ऐसी हैं उनकी, विदेशों में जाके भारत के विरोध में किस तरह की कैंपेनिंग। देश की डिग्निटी बनाने के लिए अगर आपको देश की बात करनी है, आप देश में कीजिए, बाहर जाके आप देश को इस तरह से बदनाम तो नहीं कर सकते, मतलब क्योंकि हम फॉरेन मीडिया है, सब कुछ है, वो छाप रहा है आपकी चीजों को। वही
और वो चाहता है कि भारत को थोड़ा कमतर दिखाना है। और मतलब जैसे आज भी वो जब हम शूट कर रहे हैं तो आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वोट चोरी और ये सारा उनका मुद्दा है। मतलब मुझे लग रहा है कि इस मुद्दे को जबरदस्ती कांग्रेस खींचने की कोशिश कर रही है और डायरेक्ट जैसे, मतलब मैं समझना की कोशिश करूंगा आप लोगों से, क्या व्यूज हैं आपके कि ईसी को अगर आप डायरेक्ट, चलिए मान लिया 1% मान लिया कि ठीक है कुछ गड़बड़ है, आप ईसी को जितना डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं, क्या बदल पाएंगे उससे आप? क्या तो कांग्रेस को यही अपनी संजीवनी लग रही है कि मतलब इसी में कुछ है। हर बार कांग्रेस को यही लगती है कि वो चौकीदार चोर है चलाया, तो वहां भी संजीवनी नजर आ रही थी ना। और वोट चोरी का मतलब, आप वही जो हम कनेक्ट वाली बात कर रहे थे, वोट चोरी से भी आम आदमी कनेक्ट नहीं है। अगर आप कह रहे हो दिक्कत कि ये है कि कांग्रेस वही कर रही है जो इसी कर रहा था बिहार में एसआईआर लाके, और कांग्रेस राहुल गांधी वही बोल रहे हैं कि हटाओ, तो वही तो एसआईआर कर रहा था, फिर आप उसका विरोध कर रहे हैं। और जो हमने पहले भी जिक्र करा था कि 63 लाख लोग अगर बिहार में एसआईआर से हटते हैं, रोड पे तो 1 लाख भी नहीं है ना। बिल्कुल। तो समझ से बाहर है। 1 लाख की बात करें, ये गिने चुने जो 5-10 नाम लेके अपने कैमरे के सामने लेके आए, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेके आए, वो भी तो पलट गए ना। हाँ, जितने भी नाम इन्होंने लिए, सुबोध कुमार से लेके अनंत से लेके ऐसे कई नाम इन्होंने लिए जिनको ये अपने कैमरे के सामने लेके आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाए। वो कौन सा बम इनका फोड़ रहे थे, हाँ तो हाँ एटम बम। किसी ने कहा कि मुझे तो वार्ड सचिव ने बोल दिया कि आप राहुल गांधी आ रहे वहां पे जाके इस तरह से बोलना है, पता चला उसका नाम पीछे पन्ने पे है, वो खुद स्वीकार कर रहे हैं। दूसरा, जैसे वोट चोरी क्या है कि वोट चोरी की बात है, आप एक मेजर नैरेटिव देखेंगे तो कैंपेन डिजाइन करने वालों को लगा होगा कि हर भारत के हर व्यक्ति के दिमाग में वोट चोरी डाला जाए, और वोट चोरी डालने से लगे कि ये मोदी सरकार पिछले 3 कैंपेन इलेक्शन से ये इसी से जीत रही है, लोगों के दिमाग में सेट हो जाए। लेकिन यहाँ जो लूप होल है कि वोट चोरी, अगर मुझसे कोई कहे कि वोट चोरी, भाई मुझे पता है कि मेरा वोट है और मैं वोट दे के आया हूँ, कैसी वोट चोरी? वोट चोरी कैंपेन नहीं होना चाहिए, तो कैंपेन का नाम होता है चोरी के वोट, जो ये दूसरों के चुरा लेते हैं ना, मतलब जो बाहर से मतलब घुसपैठियों को जो वोट बैंक की खेती की जा रही है, और आज से नहीं हो रही, बहुत पहले से हो रही है जो वोट बैंक की खेती। तो वही कि एक जगह बनाया अपना, एक कुछ लोग लाए, फिर कुछ लोग लाए, फिर वो उनको पहचान पत्र दिए गए, फिर वो वोट देंगे आपको ताकि आपकी सत्ता बरकरार रहे। ये एक पुराना पैटर्न है सत्ता और आप में देखो ना कि घुसपैठिए कितने बताते हैं, 3 करोड़ के आसपास घुसपैठिए बताते हैं। हाँ, अलग अलग सर्वे रिपोर्ट 3 करोड़, तो हमको लग रहा है कि आज के ज्यादा ही होगा। और ये 8 साल पहले आई है। तो 2014 या 15 के 16 के आसपास शायद, जब किरण रिजिजू जी हाँ, वो थे होम मिनिस्ट्री में, मतलब एमओएस थे, तो उन्होंने शायद 2 करोड़ का आंकड़ा तो तब दिया था, और उससे पहले कांग्रेस खुद बोल चुकी थी कि 1 करोड़ से ऊपर है यूपीए के टाइम पे। कई ऐसे बिहार और पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए कई ऐसे जिले हैं जहाँ की डेमोग्राफी इस कदर चेंज हुई है कि वहाँ एक धर्म विशेष का ही प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, जीत रहा है। मैं अभी परसों देख रहा था एक मूवी, ये बंगाल फाइल्स आई है। थोड़ा सा वायस लोग कह सकते हैं, विवेक अग्निहोत्री के नाम पे वो अपनी जगह है, लेकिन कई चीजें तो उसमें सही दिखाई हैं। चिकन नेक बोलते हैं जो हाँ, सिलीगुड़ी के पास जो ये बिहार, हाँ बिहार का एक जिला है, और उधर मुर्शिदाबाद वगैरह है। वहाँ की डेमोग्राफी आज के 15 साल पहले, 20 साल पहले की उठा के देखिए क्या थी, और अब की जनसंख्या संतुलन किस तरह से स्थापित हो रहा है, आपको साफ दिखेगा। किस तरह से लोग आ रहे हैं, किस तरह से उनके कार्ड बनाए जा रहे हैं, किस तरह से उनको राशन मिल रहे हैं, किस तरह से उनको और सरकारी सुविधाएं दी जा रही हैं। और ये चीजें, ऐसा नहीं कि आपको लगेगा कि ये कोई मुख्यमंत्री वहां करा रहा है, ये छोटी छोटी चीजें वार्ड से शुरू होती हैं। भाई वोट, आधार कार्ड बनवाने का काम किसका है, वोटिंग कार्ड बनवाने का किसका काम है, राशन कार्ड में नाम जोड़ने किसका काम है, उनको मूलभूत सुविधाएं मिले ये किसका काम है, ये नीचे वार्ड मेंबर से लेके विधायक तक के काम है। मैं कल एक बाइट सुन रहा था, एक सरदार जी थे, तो उन सरदार जी ने बहुत सही बात कही कि भाई आप ये तो छोड़ दीजिए कि ये आटा ले लेंगे, ये उस तरह से राशन ले लेंगे या कुछ कर लेंगे, तो बहुत छोटी चीज है। बोले इनकी संख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है, अगर ये बाहर नहीं करेगा, इन्हें कंट्रोल नहीं किया गया, तो ये आने वाले टाइम में जनादेश प्रभावित करेंगे। आज यूके की क्या स्थिति है? दिक्कत यहाँ पे ये भी है ना, एक तो घुसपैठिए आए तो आए, लेकिन उन्होंने कन्वर्जन करवाना शुरू कर दिया। मतलब ऐसी बहुत सारी जगह हैं, जैसे आप झारखंड का ही मामला लीजिए, ठीक है, आदिवासियों से आके वो शादी कर लेते हैं या कब्जा कर लेते हैं, ठीक है, फिर उनको कन्वर्ट करवाते हैं। तो जो कन्वर्जन है ना, वो गलत है एक तरह से, पहली बात तो ये भी है।
ये देहरादून के ही डिस्ट्रिक्ट में मैं बात करूँ, सहसपुर एक जगह पड़ती है, वहाँ 28 गांव पहले कभी हिंदू बहुल होता था, आज वो हिंदुओं माइनॉरिटी में है। ऐसे आप बनभूलपुरा की घटना आपको याद होगी, जब उसको आदेश दिए गए थे कोर्ट ने, वो कहाँ से आए थे? वो सब बाहर से ही आए थे ना। तो ऐसे झारखंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, और बाकी जितने भी ये लगते हैं, आसाम है अपना, जो ये लगता है इधर से, बांग्लादेश से लगती हुई जो जगह है, आसाम, मिजोरम, वेस्ट बंगाल सबसे बड़ा उदाहरण आपका, जहाँ पे लाखों में बांग्लादेशी रह रहे हैं, और अब रोहिंग्या फुटबॉल क्लब तक है उनका। तो रोहिंग्या फुटबॉल क्लब तक आप देखो ना, मतलब सोचो कि अगर आप इसका नाम लो रोहिंग्या फुटबॉल क्लब का, तो आपको लगेगा ही नहीं कि वो इंडिया में हो सकता है। इंडिया में अरे भारत फुटबॉल का क्लब शुरू से रहा है कि शरणार्थी, मतलब शरण देने वाला देश रहा है। हमने दलाई लामा को, जब बौद्ध आए थे यहाँ पे, उनको भी शरण दी है। अफगानिस्तान से लोग आते हैं, पाकिस्तान से आए, लेकिन उन्होंने पारसी आज भी रहते हैं, ठीक है ना, लेकिन उन्होंने डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने कन्वर्जन करवाने की कोशिश नहीं की। जो आज के दौर में इनके आने से जो सबसे बड़ा खतरा है, वो ये वाला खतरा है, जो कन्वर्ट करवा रहे हैं लोगों को, और उससे फिर वो जो पूरी, आप जो जिस चीज की बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र, मतलब वोटिंग राइट्स, और ये देख आसाम में के बड़ा डेमोग्राफी चेंज आया था, मतलब कितने से शायद वो 12-14% से सीधे 60 या 65% का था करीब 20 साल में। तो वो कुछ ऐसे स्पेशली जिले थे जहाँ पे ऐसा था, पूरा असम का तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ ऐसे जिले थे बॉर्डर एरिया पे ऐसा। लेकिन यहाँ एक सवाल बड़ा है, कभी कभी इस चीज पे भी चर्चा कर लेनी चाहिए। जब एक देश की पार्टी, जो सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह गृह मंत्री, जब आप घुसपैठ पे चर्चा करते हैं, आप 11-12 साल से सत्ता में भी बने हैं, घुसपैठ पे आप सवाल भी उठाते हैं, लेकिन यहाँ सोचना यह है कि ये मुद्दा, राज्य सरकारों को आप दोषी ठहरा सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं केंद्र सरकार पे भी तो ये सवाल उठना चाहिए ना, कि आप यहाँ हैं और आप घुसपैठ की बात कर रहे हैं। ठीक है, लोकल सपोर्ट आपकी लोकल वहाँ के स्थानीय नेता दे रहे होंगे, लेकिन आप 12 सालों में इस पे कड़ा कदम किस तरह से उठाया गया, ये भी ध्यान देने वाली बात है। नहीं, इसमें एक आंकड़ा बहुत दिलचस्प है कि आपने भेजे कितने हैं, या अगर आप अब घुसपैठियों करेंगे तो क्या डिटेंशन सेंटर में रखेंगे? डिटेंशन सेंटर में रखेंगे तो फिर वही वाली बात हो जाएगी, आप उनको खाना खिलाना पड़ेगा, उनका मल मूत्र जो भी है सबका व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो फिर आपने बसा ही दिया उनको। भेजना मतलब, अगर एक आंकड़ा देख रहा था कि 2011 में लगभग 6000 लोगों को भेजा गया, मतलब करोड़ों में आए हैं, लाखों में बस चुके हैं, लेकिन आप भेज कितने? 2011 में आपने 6 को भेजा, फिर 5 को भेजा, तो ये 14 से एक पैटर्न चल रहा है, और 2014 के बाद कुछ हजारों में रह गया है, और उसके बाद 19 के बाद तो कोई आंकड़ा है नहीं अभी कि कितनों को लोगों को भेजा गया। तो वो भी समझना होगा। एक तो ये आके तो चोरी छुपे रह जाते हैं। आप लगा लीजिए कि वो गुजरात के पोर्ट तक में बस गए थे, वहाँ आधार कार्ड उनको इजीली अवेलेबल बन गया, वोटर आईडी उनके आराम से बन रही है, वो रह रहे हैं। वो जब तक, अभी उसका खुलासा हुआ था कुछ महीने पहले, अगर आप, कुछ लोग पासपोर्ट लेके आते हैं, वीजा लेके आते हैं, एक्सपायर हो जाता है, वो यही रुक जाते हैं, छुप जाते हैं। ठीक है, इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका एलआईयू की भी रहती है, लोकल इन्वेस्टिगेटिव यूनिट होती है सब हर जगह, वो आपको आपकी हर चीज पे नजर रखते हैं, तो उनको नहीं पता होता कि कौन बाहर से आके यहाँ रह रहा है। आपके पास सारा डेटा नहीं है क्या? आप काहे को इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, या रिपोर्ट नहीं बनाते टाइम पे, या आप सिर्फ चंद रूपों के चक्कर में चुप चुप रह जाते हैं? तो उसके ऊपर और एजेंसियां भी हैं, भारत के किसी पता सबको होता है। भारत के किसी महानगर में आप देख लीजिए, वहाँ के रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन के आसपास झुग्गी, बड़े पैमाने पे झुग्गी झोपड़ी होती है, जहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्री लगी है, वहाँ पे रहने वाले लेबर वर्ग जो हैं उनके होते हैं। वहाँ कभी भी आप देख लीजिए, रिक्शा चालक से लेके कबाड़ी से लेके 80% बांग्लादेशी घुसपैठ रोहिंग्या ही मिलेंगे आपको। क्राइम रेट भी वहाँ आसपास बढ़ जाएगा इनके आने से। जनसंख्या संतुलन तो अपनी जगह है, वो भारत में आके भारत के लोगों का ही हक छीन रहे हैं। वही, और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी यही है जो एसआईआर इसमें वही जरूरी है कि अगर ये इसमें रिवीजन नहीं होगा, लोकल लोगों, कांग्रेस के किसी एक सांसद का बयान भी आप देखेंगे, महिला सांसद कोई थी, उनका बयान भी आया था, उनके किस तरह से हमदर्दी दिखा रही थी वो बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के बीच में। अगर पूछ लिया जाए कि आपके घर में, ठीक है भारत इतना बड़ा है, लोग आ रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं है क्योंकि वो आपके घर के आसपास नहीं है, वो आपके घर में नहीं है। आपके घर में अगर एक कोना कोई कब्जा करना चाहे, कोने में एक छोटा सा पार्किंग घर बना ले, तो भी आपको तकलीफ हो जाएगी। ये तो भारत के हर हिस्से में घुस के भारत की डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं, भारत के जो लोग रह रहे हैं उनके हक को खा रहे हैं। जब तब तक ये उनके लिए दिक्कत नहीं, जब तक उनका खुद का नहीं जाता। और ये मतलब, ये मैं वही कर रहा हूँ कि लोगों को समझना होगा, लोगों को, अगर आपकी एजेंसियां किसी तरह फेल भी हो रही हैं, तो ये लोगों को जागना होगा, ये जागरूकता फैलानी भी होगी, और खुद भी जागरूक होना पड़ेगा कि आप आइडेंटिफाई करें आपके आसपास ऐसा कौन संदिग्ध आके बस गया है, कहाँ से आया है, कब से आया है, क्यों रह रहा है, इसकी
वो चाहे भले रोजगार की तलाश में आए या कैसा है, लेकिन आपको शक की नजर से देखना होगा कि आपके आसपास जो ऐसे, क्योंकि जब चीज मतलब पानी सर से ऊपर उठ जाएगा तब आप छटपटा के हाथ मारेंगे। उससे अच्छा है कि आप पहले ही सतर्क रहें। जैसे आपने अभी ये जिक्र करा ना कि अगर आपके घर में ही कोई छोटा सा वो कर ले, मैं अपनी एक सोसाइटी का उदाहरण बताता हूँ। मेरी एक सोसाइटी में अंकल हैं, उनके पास 2 पार्किंग है, शायद वो बुजुर्ग आदमी है और दोनों हस्बैंड वाइफ रहते हैं, बच्चे रहते नहीं है। तो ग्राउंड फ्लोर पे ही जो पार्किंग होती है उसमें उनके पास 2 पार्किंग है। लेकिन उन अंकल का रूटीन ये है, उन्होंने गाड़ी नहीं ले रखी है, कोई कुछ नहीं है, वो खाली रहती हैं। लेकिन उनका रूटीन ये है कि वो सबसे पहले सुबह चक्कर मारते हैं, वो ये देखते हैं कि मेरी पार्किंग में किसी ने कुछ अपनी गाड़ी तो खड़ी नहीं कर दी है, ठीक है। उसके बाद अगर गलती से कोई कभी कुछ खड़ा करके चले जाए तो वो गार्ड की फटकार लगाएंगे। मतलब उनका रूटीन है सुबह आके अपनी पार्किंग चेक करना, जबकि वो तो मतलब अगर किसी ने लगा भी दी है तो वो कब्जा तो नहीं है। धीरे धीरे कब्जा भी हो जाए, कल को दावा कर सकते हैं। भाई वही कह रहे हैं ना कि कल वो दावा भी हो सकता है। कागज होंगे उनके पास, जो सोसाइटी में उन्होंने वो परचेज करी होगी, नंबर अलॉट होगा। मैं एक उस चीज को कह रहा हूँ कि आदमी अपनी इतनी सी जगह पे, जो आप कह रहे थे मैं उसे ही ऐड कर रहा हूँ, कि आदमी अपनी इतनी सी जगह में भाई बेचैन हो आज जाता है आज परिवार और में देश में कब्जा होने दो। भाई, मतलब परिवार में दो भाइयों का आपस में जमीन को लेकर झगड़ा हो जाता है, 1-1 इंच की एक एक इंच जमीन के गांव, चक्कर में महाभारत हो गई। गांव में आप कब जागेंगे? गांव में अगर जैसे मेड़ जिसे बोलते हैं, हमारे यहाँ डोल बोलते हैं उसे, तो हमारे यहाँ डोल बोलते हैं, तो अगर वो इतनी सी भी किसी से छिल गई है, ठीक है, हालांकि इंटेंशन होता है सामने वाले का कि वो इतनी इतनी सी छील के थोड़ी अपनी भाई, अगर वो इतनी भी चौड़ी है, उसे आपने अगर इधर से वो भी करा, इतनी रह गई, इतनी सी जमीन में आप क्या कमा लोगे भाई? वो इंटेंशन वो 12 इंच भी नहीं बैठेगी ढंग से। धीरे धीरे फिर और आगे बढ़ेगा ना, ऐसे ही बढ़ा जाता है ना फिर। जहाँ स्थानीय, आप गांव की बात की तो गांव से जुड़ा मेरा ज्यादा रहा है बचपन, और मतलब एक अच्छा समय मैंने गांव में बिताया है। वहां पे आप स्थानीय थानों में देखेंगे तो सबसे ज्यादा केस किस चीज के हैं? जमीन विवाद। और जमीन विवाद में ये मेड़ की बात कर रहे हैं, आज के 5 साल पहले तक तो ऐसा होता था, अब तो ट्रैक्टर वगैरह हो गए हैं तो ट्रैक्टर से ही चल जाता है। तो वो मेड़ की जो बात कर रहे हैं ना, मेड़ की कटाई को लेके, इधर से कटी फिर इधर से कटी फिर गायब हो गई, फिर दोनों पक्ष में लाठियां चली, पुलिस केस हुआ। दूसरा नाली का विवाद एक रहता था कि गांव में नालियां जो बनती थी पानी निकालने के लिए, तो नाली तो स्वाभाविक सी बात है कि किसी घर के सामने से ही जाएगी जब तक पक्की नहीं थी। तो इधर से कोई साफ किया इधर कर दिया, इधर से किया तो उसकी दिशा इधर बदल गई, उसको लेके विवाद हो जाते थे। तो ये छोटी छोटी विवाद के कारण क्राइम ग्राफ इससे भी बढ़ा है, मारपीट बहुत हुई है। सब विवादों को बहुत करीब से देखा हूँ अपने गाँव में। लेकिन मेरा कहना तो सिर्फ ये है, उन लोगों की उनकी मानसिकता देखो ना, पता नहीं किस सोच में वो रहते थे भाई। उस खेत से जितना आप पूरा कमाते, उससे कई गुना आप थाने में दे चुके हो, अदालत में चक्कर काट के दे चुके हो। क्योंकि जमीन विवाद ऐसा है नहीं कि बहुत जल्दी सुलझता, केसों में 10-10 साल चलता रहता है, 20-20 साल चलता रहता है। मतलब पुश्ते नहीं पड़ जाते हैं कई बार। आगे तो वो हमारे यहाँ तो दादा का केस चल हाँ, रहा है, हमारे यहाँ की कहावत है कि पूछता जा रहा है। दादा बोवे पोता काटे वाला कॉन्सेप्ट है। तो इस पे वही एक मतलब एक हाँ। थोड़ा सा लाइट मोड कर दूं कि एक वकील साहब थे, वो रिटायर हुए। तो उनका बेटा था, तो उसने कहा बेटा अब तुम मेरा चैम्बर संभालना। कहता ठीक है पापा। तो बेटा शाम को बड़ा खुश होकर आता, कहता पापा मैंने आपका ये फलां केस सुलझा दिया, आपका ये दूसरा केस सुलझा दिया, ये तीसरा भी सॉल्व करवा दिया, आपने 20-20 साल लगा रखे थे, अटका रखा था आपने। आप खुश हो ना, देखो आपका बेटा कितना शार्प है। आप दिखता है पहले एक नजर, फिर कहता है अबे वो पेंशन थी वो मेरी। सालों से लटकाने का मतलब ये था कि वही कमा रहा था इतने साल से, वो तुम्हें तुम्हें और 20-25 साल लटकाना था ताकि तुम्हारी भी पेंशन बंद थी। तो ये भी है कि वकील भी लटकाते हैं केसों को, वो कागजों को कहा जाता है ना कि काला और सफेद कोट दोनों से भगवान बचा के रखे, ना डॉक्टर के भेजे ना वकील के। मतलब मैं उसमें जोड़ सकते हैं, यूपी में जिस तरह घटनाएं हो रही हैं, खाकी से भी बच के रहिए। न इनकी दोस्ती अच्छी न दुश्मनी अच्छी। ना इनकी दुश्मनी। और ऐसे ही मुझे एक केस जैसा आपने बताया, तो मेरे एक रिलेटिव थे, उनका गांव में गन्ना तुलाई सेंटर पे कुछ झगड़ा हो गया। उसमें मतलब उन्हें मारने कुछ लोग आए थे। उन्होंने अपने डिफेंस में ट्रॉली से एक बड़ा सा डंडा, जो जिसे हमारे यहाँ खलवा बोलते हैं, सपोर्ट के लिए होता है, वो निकाला और वो उसके पैरों में मार रहे थे। और वो बचने के लिए नीचे बैठ गया, उसके सिर में लग गया, सिर फट गया। अब उन्होंने केस का सब मैनेज कर लिया जैसे तैसे, और वो भी भूल गए कि केस जैसा कुछ है।
हुआ ये कि जिसके पास जांच थी वो एक एक्सीडेंट में दरोगा जी गुजर गए, जिन्होंने मैनेज करके उन्होंने रोक रखा। दूसरे कब आ गए उन्हें पता नहीं चला, क्योंकि साल भर से ऊपर हो चुका था, वो भूल चुके थे। दूसरे वाला उसमें था जुगाड़ में कि कब कुछ बड़ा मौका मिलेगा, उसने उसमें जांच बढ़ा के दूसरे वाले को वो कर लिया। तो मतलब मैं, ये तो सारा घटनाक्रम था ही। उन्होंने जिस वकील को हायर करा था जमानत के लिए, वो वकील वहां मिला हुआ था उससे दूसरे से, पार्टी से। पहले जिला अदालत में नहीं हुई, फिर उसके बाद हाई कोर्ट में एक बार कैंसिल हुई, फिर दोबारा जाके मिली, और वो सज्जन आदमी सिर्फ सेल्फ डिफेंस में जेल काट लिए। तो मतलब वकील ही वहां मिल जाता है, तो ये स्थिति हो जाती है। वही है कि लोगों को जागरूकता तो रखनी पड़ेगी। और मतलब इसमें भी घुसपैठी वाले मामले के हम वापस आए अगर, ये बहुत बड़ा मुद्दा है ये, मतलब ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। नहीं है, और अगर घुसपैठियों को नहीं रोकोगे क्योंकि आपके तुम्हारे घर ही यार सपने आपको कुचले जाएंगे। आपको याद होगा जैसे पहले आते थे ना वो तेल वेल लगा के, क्या बोलते थे हाँ, उसको? वो अलग अलग गिरोह वाले आते गिरोह, हैं। ये कच्चा बनियान कच्चा बनियान गिरोह। सर तो वो आपके घर में अगर आ रहा है तो आप उसको स्वागत में थाली लेके नहीं खड़े होते हो, आप सेल्फ डिफेंस में दरवाजे बंद करते हो या सर सबसे बड़ी समस्या यही है कि ये क्राइम करके गायब हो जाते हैं, इनका कोई रिकॉर्ड तो है नहीं। आप यही कैसे, मतलब पुलिस भी अगर इन्हें ढूंढेगी तो कोई आप इनका कोई वही नहीं है, आप लिंक की कहीं से लिंक कर पाए या कुछ कर पाए। मेरे गांव में एक बार चोरी हुई, अब से 4-5 साल पहले। उसमें छोटी छोटी बच्चा इन्वॉल्व थी, ठीक है। रेकी वो, करते हैं ना। हाँ, वो दिन में आई, ठीक है, मांगने के उससे। उन्होंने मेरे पड़ोस में ताऊजी हैं, उनके घर गई, उन्होंने मांगा, रैकी करी। मेरे घर आई, उन्होंने रैकी करी, और शाम को वो लोग आए, पीछे से दीवार काट के अंदर आए, क्लोरोफॉर्म सुंघाया उन्होंने सबको, जो गोल्ड था वो ले गए, ठीक है। मेरे घर की छत और उनकी अटैच थी, तो मेरे घर की छत पे आके उन्होंने झांका। तो मेरी दादी हैं, अभी हैं, वो काफी बुजुर्ग हैं, तो उन्हें लगा कि जो वो भैया है उनकी लड़की है। वो आवाज लगा के उसके पीछे छत पे चली गई। नीचे झांक के देखा, उन्होंने आवाज भी लगाई कि ये रात में क्यों आई थी, वो क्लोरोफॉर्म में थे, कोई बोला नहीं, वो भी वापस आके सो गई। गांव में किसी और के उन्होंने चोरी करी, उनके पता चल गया, उन्हें नहीं पता चला कि हमारे घर चोरी हो गई। सब उनकी खैर खबर के लिए चले गए, अरे बुरा हुआ बुरा हुआ। घर आगे जो देखा, जिस कमरे की दीवार उस साइड थी, देखा वहां तो पूरा कुंबल कटा हुआ है। और मतलब वो लड़की पकड़ में नहीं आई। बाद में पुलिस वालों का यही था कि भाई वो कोई और ही मतलब होगी चोरी इस तरह करने के तरीके बहुत बदल गए। लोग मतलब घरों में जैसे पहले होता था कि कबाड़ी के वेश में आते थे, वो दिन भर देखेंगे कि किस घर में 2-3 बार चक्कर मारते, तो उनको पता आइडिया लग जाता है कि इस घर में कितने लोग रहते हैं, ये कितने बजे आता है, कितने बजे आता है। कुछ लोग होते हैं सर्वे के नाम पे आते हैं, घर में कितने लोग हैं, अच्छा अभी क्यों नहीं है। फिर आदमी स्वभाव में बोल देता है भाई ऑफिस जा रखा है, तो आइडिया लगाता है कि इतने बजे आएगा। कोई बोल देता है कि अभी घर, अच्छा कुछ लोग पैसा ना देने के लिए भिखारी बोलते हैं भाई घर पे कोई नहीं है, हम तो ऐसी हैं। तो आदमी को आइडिया लग जाता है कि 2 दिन देखता कि नहीं दे रहा, तो यानी नहीं है घर पे कोई, या शादी में जा रखे हैं, अभी बाद में आएंगे, तो उसके बाद पता चलता है कि घर साफ हो गया। आप जैसे आप ये बताए महानगर टाइप, ये गांव की जो बात कर रहे हैं कि इस तरह के जो होते हैं, रोचकता आप देखिए कि इनका प्लान कैसे होता है कि ये पूरे कुनबे के साथ आते हैं, 10-20-25। गांव के बाहर कहीं अगर बंजर जमीन है या पोखरा है, तालाब है, वहां पे ये अपना कैंप बनाते हैं। फिर इनके काम ऐसे काम रहते हैं कि जो घर के अंदर तक जिनकी पहुंच हो। जैसे अभी तो सिलबट्टे का जमाना नहीं, लेकिन पहले सिलबट्टे को छीनने का काम, पत्थर के सामान बनाने का काम, ये काम होता था। तो गांव के अंदर महिलाओं तक, हाँ हाँ, कलाई करने का काम होता था। फिर या कुछ ऐसे महिलाओं से जुड़े ऐसे चीज सामान बेचने का काम होता था। इनकी पहुंच सीधे घरों में होती थी। एक बार, दो बार, तीन बार में इनको आइडिया लग जाता था कि इस घर में कितने लोग हैं, कितने बजे आते हैं, कितने बजे जाते हैं। वो रेकी का एक तरीका इनका होता था। वो उनका बिजनेस ये नहीं है बंजारे टाइप ऐसे जो बताए जाते थे, वो भी। मेरे यहाँ तो अभी भी आते हैं, लेकिन वो जैसे आप ये कह रहे हैं ना, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पूछते नहीं, मतलब सालों से वो अपने परिवार के साथ आ रहे हैं और वो बंजारे ही हैं, लेकिन उनकी आड़ में घुसपैठिए एक्टिव हो चुके हैं। अब वही कह रहे हैं ना कि जब सोचिए कि इनके, जब हमने हमारे तरफ, आप जानिए कि एक बार ऐसे कैंप बना के और कनोपी लगा के ये काम करते रहे, अचानक सब गायब हो गए, सब कुछ सही है। उसके 10 दिन 12 दिन बाद बड़ी चोरी होती है, 2-3 लोगों को रॉड से मार के हत्या भी हो जाती है उसमें। ये जो कच्चा बनियान गिरोह टाइप होता है।
तो पता चला कि ये पहले रेकियो की कर लिए, अपना सारा सबूत यहाँ से मिटा लिए, ये चले गए, उसके बाद आके इस तरह की घटना को अंजाम दिए। इनका ज्वेलरी वगैरह चीजों पे ज्यादा फोकस रहता है कि अलमारी तोड़ के ये सामान लेना, ये लेना। वो भी अपने सपने ही पूरे कर रहे हैं, लेकिन उनकी कीमत वो नहीं चुका रहे, एक आम भारतीय चुका रहा है। बहुत बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, और शहरों में तो बहुत अलग अलग तरीके भी मतलब खोजे। एक किस्सा है कि हमारे पड़ोसी थे शर्मा जी, वो स्कूल चलाया करते थे, कुछ 8वीं तक का स्कूल था। तो उनके घर में एक हाउस हेल्पर हुआ करती थी, और कई सालों से थी उनके पास। तो एक दिन किसी बात पे विवाद हो गया होगा, तो उन्होंने उसकी छुट्टी कर दी, भाई आप रफा मतलब अपना हिसाब कीजिए और ठीक है, चलते हाँ, बनिए। हाँ। उसके बाद पता चलता है उनके घर में चोरी होती है। अच्छा। तो उन्हें लगा नॉर्मल आजकल चोरियां चल रही हैं, तो वही हुई होगी। तो स्कूल में मतलब वो अलमारी अलमारी काट, तो कैश वैश कुछ था नहीं ऐसा रखा हुआ, लेकिन कुछ कोई मतलब वो छोटे मोटे आइटम ले गए, पंखे निकाल के ले गए, नलों की टोंटियां ले गए, ये अलमारी खोल के उसमें जो पीतल वितल की घंटी थी या और सामान जो स्टेशन छोटा मोटा कुछ मिला था फ्रस्ट्रेशन, वो ले गए। कुछ दिनों बाद पकड़े गए चोर, तो पता चलता है कि जो उनकी हाउस हेल्पर थी वो उनके दोनों लड़के थे जिन्होंने चोरी की थी। अच्छा। वो चोरी इसलिए की थी उन्होंने कि मतलब उनको बेइज्जती महसूस हुई कि उनकी माँ को निकाल हाँ। दिया। तो मतलब चोरी के तरीके भी इस तरह था। बेचारे अब लड़के जेल में जो भी काटी होगी उन्होंने सजा। तो ऐसे भी है कि लोग गुस्से में भी ये कदम उठा देते हैं। और ये अच्छा, आपको ठगों का मामला, ठग याद होंगे, किसी जमाने में ठग हुआ हाँ, करते ठग हुआ करते थे। उनकी कहानियां हैं, उनकी अलग प्रचलित अलग हैं मतलब। कहानियां दर थी। पीढ़ी वो चलती चली आ रही है हाँ। ठगों का। सपनों की कीमत पे हम तो तो अब ये नए ठग आ चुके नए हैं, ठग आ ये इनसे थोड़ा सा और ये घातक है। बहुत ज्यादा घातक है। सपनों की कीमत से हमने शुरुआत करी थी कि सब अपने सपने पूरे करने की एक कीमत चुकाते ही हैं। कुछ के सपने होते हैं कि उसे अपने परिवार का पेट भरना है। कोई अगर मिडिल क्लास है तो उसे थोड़ा सा अमीर होना है, जो अमीर है उसे और महंगी गाड़ी, मतलब हर सपने की एक कीमत है अपने अपने हिसाब से कि किसने कितना देखा है। और ये कीमत इमोशनली आपको देखो तो उस तरह से भी आदमी टूटता है, फिजिकली तो आदमी बेकार हो ही रहा है आज की डेट में, घर छोड़ना पड़ता है। तो क्या राय है आप लोगों की सपनों की जो कीमत है, मतलब क्या मानते हैं कि मतलब ये मैंडेटरी है कीमत चुकाना, या ये विधि का विधान है कि भाई आपको कुछ पाना है, जैसे कहते भी है ना कि कुछ पाना है तो कुछ तो खोना पड़ेगा ही। इसमें क्या है कि सबका अपना अपनी अपनी राय हो सकती है। इसमें दो चीजें देखिए, एक तो अगर ग्रामीण पृष्ठभूमि से आप देखेंगे तो लोगों का आज से नहीं, पलायन बहुत पहले से होता रहा है। सांझी उत्तराखंड में तो कई गांव के गांव पलायन होके शहरों में बसे हैं। लेकिन हमारे यहाँ, इनके यहाँ तो थोड़ी विषमताएं भी हो सकती हैं, कृषि योग्य भूमि नहीं हो सकती है, जानवरों का अलग जानवरों का खतरा हो सकता है, पहाड़ से नीचे मैदान तक आने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन अपने यहाँ देखेंगे, ये आज का दौर नहीं है जब पश्चिम बंगाल में कलकत्ता औद्योगिक क्षेत्र हुआ करता था, राजधानी हुआ करती थी। पहले लोग कलकत्ता की तरफ गए, फिर मुंबई की तरफ गए, फिर दिल्ली की तरफ गए, फिर सूरत, और ऐसे ऐसे लोग निकले हैं। और एवरेज मैं बता रहा हूँ कि मैं तो जमीन की बात बता रहा हूँ कि एक परिवार में अगर 4-5 लोग रह रहे हैं तो उसमें से एक बच्चा जो है, जिसने हाई स्कूल पढ़ाई की, इंटर पढ़ाई की, उसके आगे मन नहीं लगा, गांव में कुछ हुआ, थोड़ा सा किसी ने डांट बोल दिया, तो उसका क्या है कि झोला उठाया और चल दिया। शहर में कोई रह रहा है, एक आध सप्ताह का उसको आश्रय मिल गया, उस दौरान उसने किसी कंपनी फैक्ट्री में बात कर ली, वो अपना रह के 15,000 18,000 से काम शुरू कर दिया। जबकि उसके पास इतनी गांव में जमीन है कि वो वहां रह के अपना जीवन यापन कर सकता है, कुछ नया कर सकता है। लेकिन उसको वही है कि गांव से शहर में आ गया, जितने में गांव में अपना बैल और पशुओं के लिए बांधने के लिए जितनी जगह उसका भूसा रखने के लिए होती है, उतने बड़े में वहां पे उतनी ही जगह में वो पूरा परिवार के साथ रह रहा है। रह रहा है, खरीद तो पाता ही नहीं यार, खरीद लेता है तो पूरी टाइम ईएमआई बढ़ता रहता है। आपने घर मतलब कब छोड़ा छोड़ा इन द सेंस कि कब गांव से इधर आए, कितने साल, क्या एज या क्लास? मैं पढ़ाई के लिए वाराणसी गया था 2000 नहीं 12 के बाद तो गांव से मैं शहर आया आजमगढ़। अच्छा, 2001 दो में, हाँ। फिर आजमगढ़ आया तो आजमगढ़ से गांव की दूरी 25 किलोमीटर, तो वो बहुत खली नहीं। फिर वाराणसी मैंने पीजी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए गया। दिल्ली नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए 2009 में मैं आया। एक लंबा गैप हो गया, 2009 से आज तक 15-16 साल हो गया। इस दौरान अलग अलग शहरों में भी जाना होगा, हैदराबाद। हाँ, तभी निकल गया। फ्रिक्वेंसी बनी रहती दो थी। चीज है ना इसमें, एक तो सपना है हाँ। कि मुझे माधुरी दीक्षित बनना है, वो एक फिल्म आई थी ना जैसे, हाँ। ठीक है ना।
और एक होता है कि मजबूरी, और एक होती है रोजी रोटी। हाँ ठीक है, तो मैं अगर अपने यहाँ की बात करूँ तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी मजबूरी है रोजी रोटी। ठीक है, सपने देखने के लिए आदमी बाहर नहीं निकल रहा है, सपने रोजी रोटी कमाते मतलब कमाते वो अपने सपने मतलब पहले पूरे तो कर रहा पहले तो होगा। पेट ही भरेगा, पहले उसके पेट बाद ही है उसके। सपने ठीक है, तो देखेंगे। पहले कहते थे गांव में दो ही चीजें हैं, या तो वो होटल इंडस्ट्री में जाएगा, एक सामान्य मतलब परिवार से आ रहा है, या फिर वो सेना में होगा। पहली प्रायोरिटी सेना है, सेना में नहीं जा पाया तो की तरह होटल इंडस्ट्री में चला जाएगा। लेकिन अब जैसे आईआईटीज आ रहे हैं, मतलब जॉब्स आ रहे हैं, जॉब्स के सेक्टर्स खुल गए हैं, मतलब बहुत बड़ा हो गया है। तो अब लोग ने सपना देखना शुरू कर दिया, उनको भी लगता है कि मेरा बेटा अगर ग्रेजुएट हो गया या कोई एक पर्टिकुलर कोई कोर्स कर लिया है उसने, तो उस कोर्स के बाद वो अच्छी नौकरी पाए। अच्छा, वो ऐसा नहीं है कि उस स्टेट में वो जॉब्स नहीं है, लेकिन उतना पैसा नहीं है, तो वो पैसा बुलाता है महानगरों की तरफ। लेकिन लोगों को ये, मतलब मैं कह रहा हूँ सपने देखना बुरी बात नहीं, लेकिन लोगों को ये भी समझना होगा उस महानगर में जो आपने कीमत की बात की है ना, वो उसे चुकानी पड़ती है। फिर अगर वो अपनी जगह, अपने स्टेट में, अपने सिटी में रह के अगर वो 20,000 भी कमा रहा है, मैं कह रहा हूँ, और उसको महानगर में 50 मिल रहे हैं, तो वो 50 से खर्च भी उसी लाइफस्टाइल में हो रहा है, क्योंकि जैसा पैसा आ रहा है वैसे ही निकलता भी है। लेकिन उसके अगर घर में रहेगा, तो हम जैसे आजकल स्वरोजगार की बात करते हैं, मैं तो रिवर्स प्लान का बहुत ज़्यादा फेवरेबल हूँ, कि मतलब रिवर्स प्लान होना चाहिए ताकि हम वापस जाएं और कुछ अपना ही कुछ इस तरह से करें कि हम 4 लोगों को रोजगार दें और 4 लोगों को रोक पाए वहाँ पे। इसलिए मैं देहरादून से बाहर नहीं निकल पाया जब मैं वापस लौटा दिल्ली से। आप कब निकले, मतलब देहरादून से मैंने दिल्ली कब आए? 2004 में मतलब पढ़ाई के लिए ही छोड़ा था देहरादून, जब मास कॉम करने के लिए मैं नोएडा आया था। उसके बाद फिर जॉब भी यहीं लगी, लेकिन मैं 2009 के लास्ट तक दिल्ली को अलविदा कह के वापस चले गया, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली देखनी थी और मुझे ये था कि कुछ करना है तो हम यहाँ भी कर सकते हैं। फिर हुआ भी यही, कुछ चैनल्स के सेटअप्स लगते चले गए, और मैंने कोई बड़े चैनल का सपना नहीं देखा था, कुछ बड़ा मुंह पाला नहीं, तो शायद मैं आपके इस वाले उसमें फिट नहीं बैठ पा रहा हूँ। तो मैं जो मिलता चला गया मैं करता चला गया, जैसा काम मिला मैं करता चला गया। मुझे अपनी विद्या मालूम थी तो मैं उसमें था, मैंने कहा प्रोडक्शन शुरू करना है, दोस्त का प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया। ठीक है, फिर काम के सिलसिले में फिर दोस्ती यारी में बाहर फिर निकले हम, हिमाचल वगैरह कुछ काम किया, फिर नोएडा चंडीगढ़ गया, फिर नोएडा लौटा, फिर अब नोएडा में 2-2.5 साल हो जाएंगे, फिर मैं वापस जा रहा हूँ। तो अब यही है कि करना है तो वहीं करना है कुछ, और 4 लोग अगर मैं रोक पाया वहाँ पे, तो ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। उपलब्धि मैं सपने देखने से नहीं रोकूंगा उन्हें, सपने आप देखिए, आजकल देखो लोगों को 4 ही सपने होते हैं। पहले, अब हम क्या है ना कि पहले होता है रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, लेकिन अब रोटी कपड़ा मकान है तो गाड़ी भी चाहिए, लेविश लाइफ भी चाहिए, वो थोड़ा सा एडिशनल हो गया। और दूसरा, मिडिल क्लास फैमिली के साथ दिक्कत ये हो जाती है कि वो नीचे गिर नहीं सकता, और ऊपर उठने के सपने में वो फंसा रह जाता है, तो वो त्रिशंकु हो गया। और ऐसा भी होता है जैसे आपने कहा ना कि आप देहरादून से दिल्ली आए पढ़ाई के लिए, मतलब उस काफी पहले, मैं बता, मतलब मेरा एक थोड़ा सा मानना ये है कि लोग ऐसा करते हैं। जैसे मैं बिजनौर से आता हूँ, छोटा शहर है देहरादून के मुकाबले, मैं पढ़ाई करने कहाँ चला गया, देहरादून। और देहरादून वाले आ रहे थे दिल्ली, और जो दिल्ली वाले होते हैं वो निकलते हैं मुंबई या कहीं उस बेंगलोर और जगह, और ज्यादा पैसा है तो विदेश भी चले जाते हैं कुछ। तो एक तो मतलब लोग जहाँ रहते हैं उसे वो अंडररेटेड करके रखते ही हैं कि यार ठीक है वहां देखेंगे। और दूसरा जो सपनों की कीमत है, जैसे कहा कि भाई आप घर छोड़ते हो जहाँ पूरे कंफर्ट में हो, ठीक है, मतलब मुझे ध्यान है कि जब मैं देहरादून आया था तो मेरा कजिन था, और कजिन जिस रूम में रहता था, तो वो उनके यहाँ का एक ब्रिगेडियर साहब थे, उनका सर्वेंट क्वार्टर था, उसमें एक रूम था, उसमें वो 2-3 लोग रहते थे, आज वो अच्छे अच्छे जॉब में हैं, गवर्नमेंट जॉब में। तो मैं उन लोगों के साथ एडजस्ट हुआ। अब मैं एडजस्ट हुआ तो एक का कजन और आ गया, तो बहुत सारे लोग हो गए सिंगल रूम में, 5-6 लोग। रोटी बनानी मुझे आती नहीं थी, तो मैंने कहा भाई बर्तन धुल लिया करेंगे क्योंकि आती नहीं है। यही ठीक है, तो आप घर में रोटी टाइम पे मिल रही है, कपड़े टाइम पे मिल रहे हैं, आप छोड़ के जा रहे हो, फिर उस कंफर्ट में नया शहर, नए लोग। फिर उसके बाद जब आप एक बार निकल जाते हो ना, मेरा ऐसा मानना है, जैसे मान लो आप आजमगढ़ से निकले, आप उसके बाद निकल के चलो आप वापस गए, लेकिन जो आदमी वापस नहीं जा पा रहा है वो तो फिर सफर में ही है ना, वो वापस नहीं लौट पाता। उसका रीजन ये हो जाता है कि पहले वो अपने पढ़ाई के लिए आया, फिर जॉब के लिए बाहर रुक गया, फिर शादी हो गई, तो वो अपने बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए इधर आ गया, और फिर वो फंसता चला जाता है। और अगर आप ये सर्कल देखो, जैसे माँ बाप की भी सोच ये होती है मेरे बच्चे होंगे तो ये बड़े हो गए, ये मेरा ख्याल रखें, कहाँ रहता है वो साथ। आज की डेट में तो 10th के बाद या 5th के बाद नहीं रहते, मोस्टली पेरेंट्स ही हॉस्टल भेज देते हैं। अगर वो 12th तक साथ है भी
तो 12th के बाद जब वो निकलता है तो वो आपके पास रहने के लिए नहीं आता। मतलब मेरा थोड़ा सा अलग था कि मैंने सपने देखने बंद नहीं किए, हम्म। लेकिन मैं उन सपनों की कीमत नहीं चुका पाया शायद से, हाँ। या मैं चुकाना नहीं चाहता था। तो ये भी एक फैक्टर, मतलब सपने में आज भी देख रहा हूँ, जो मैंने सपना देहरादून छोड़ते हुए नोएडा आते समय देखा था कि कुछ बड़ा करना है, वो मैं अभी भी देखता हूँ और आने वाले समय में शायद पूरा करूँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उस सपने के लिए फिर मैं अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन रहा हूँ, मैं उस माया जाल में नहीं फंसना चाह रहा हूँ जो मतलब पर कि मैंने यहाँ पर देख। मुझे ऐसा लगा कि मतलब जो आप पिछले कुछ सालों में जब से मैं और आप साथ हैं कि आप एक कीमत चुका रहे थे और उस कीमत चुकाने की वजह से आप ये फैसला ले सके कि भाई अब मुझे वापस जाके कुछ करना है। मतलब आप मैंने समझ असल पा में रहे क्या थे हुआ, बेटी है। जब मैं आया ना, मैं अपने घर का मतलब क्योंकि मैं जैसे शहर में रहा हूँ और इकलौता था, तो पेरेंट्स का था ना कि जैसे मैं कुछ लेने भी बाहर दुकान में जा रहा हूँ तो पापा कहाँ जा रहे हो, चलो मैं ले आता हूँ। तो मुझे बहुत ऐसे प्रोडक्टिव वे में रखा गया, फिर अचानक से एक शहर में भेज दिया गया। और देहरादून पहले बहुत छोटा शहर हुआ करता था, 2004 में क्या ही होगा अगर आप देखें, तो आज फिर भी माहौल ऐसा ही है जैसे नोएडा में होता है। जहाँ मैं आया तो भाग रहे हैं लोग, सुबह निकल गए हैं, शाम को घर आने के लिए जल्दी हो रही है, सुबह निकलने की जल्दी हो रही है, कोई ऑफिस भाग रहा है। शहर मतलब मुझसे 4 साढ़े 4 साल निकालने मुझे बहुत मुश्किल हो गए थे इस शहर के अंदर। मैंने कहा ये शहर मतलब गला घोट रहा है मेरा। अच्छा मैं शुक्र है मैं मुंबई नहीं गया, वहां तो मेरा दम घुट चुका होता। तो मैंने यहाँ देखा लोगों को, बच्चों को, जैसे जो घर से आते हैं पढ़ने, जो मेरे साथ आ रखे थे, जो वो अपने यहाँ बुलाते थे, मैं तो फिर भी पीजी में रहा थोड़ी सहूलियत में। लेकिन वो लड़के दो दो रह रहे हैं एक कमरे के अंदर, वो छोटा सा मतलब 6 बाई 10 का कमरा भी नहीं होगा, उसमें वो खाना भी बना रहे हैं। अच्छा वो कोठरी ऐसी है कि बिल्कुल ऐसे घुसे उसमें 50 कमरे होंगे, रोशनी का कहीं नामो निशान नहीं है। और आप घुस रहे हैं एक कमरे से, जो खाना बन रहा होगा उसका धुआं दूसरे कमरे में पहुंच रहा होगा और ऊपर तक जा रहा है, बीच में जाली हुआ करती थी छत से रोशनी आने के लिए, ऐसे घर होते थे। तो मैंने कहा यार तुम कैसे रहते हो। अच्छा एक उसमें मेरे मित्र था, वो 3 साल 3,000 की नौकरी में रहा है, जी में था वो, जी स्पोर्ट्स हुआ करता था, फिर वो जब 10 स्पोर्ट्स में बदला, तो वो इसी लालच में कि कभी बदलेगा, उसे सपना देखना नहीं छोड़ा था। मैं सपना क्या था, सपना देखना नहीं छोड़ा। वो 3,000 में वो नौकरी उसने 3 साल तक करी, और आज वो किसी विदेशी ब्रांड के मतलब प्रोडक्शन हाउस के साथ जुड़ा हुआ है, स्पोर्ट्स कवर करता है, विदेशों में घूम रहा है, आलीशान लाइफ जी रहा है। तो उसने वो 3,000 जो 3 साल अपने दिए थे ना तो उसको उसका फल मिला है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सपनों का फल नहीं मिलता है, लेकिन सपनों की कीमत ये है कि अब वो परिवार से दूर है, पहले देश से दूर मतलब अपने जगह से दूर था, अब वो विदेशों में रह रहा है। तो परिवार से मिलना जुलना पहले जो महीनों में होता था, वो सालों में तब्दील हो चुका होगा। तो मैंने कहा ये कीमत मैं नहीं चुकाऊंगा। तो ये था होता मेरा। है सबका अपना अपना कि पर आप सपनों की कीमत जैसे कहना त्याग ही है। त्याग, कुछ त्याग आप कर रहे हैं, कुछ त्याग आपके परिवार के लोग। हाँ वो भी कीमत चुका रहे हैं, दोनों तरफ से कीमत हो रही है। वही कह रहे हैं, वो भी कीमत चुका ही रहे हैं। आपको पढ़ा लिखा के बड़ा किए, कभी उनको खुशी भी हो सकती है कि हाँ आप अच्छी नौकरी करिए, अपने परिवार आगे बढ़िए, लेकिन उसके पीछे उनका भी एकाकीपन है। भाई सबसे ज्यादा नहीं, अगर आप परिवार में और लोग हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अगर एक परिवार से जॉइंट फैमिली एक बाहर भी चले गया या कुछ हो गया तो कि उनको पता है कि वो लौटेंगे या घर में कोई ना कोई उन्हें देखने वाला। मेरे परिवार में कोई था नहीं, तो मेरे लिए तो थोड़ा सा मुट्ठी भींच के चलने वाला हिसाब था। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं और जो मजदूरी में अच्छा अभी भी आप देखेंगे कि लोग ऐसी ऐसी जगहों पे रहते हैं ना, सीलन भरे कमरे, ठीक है। मैं अभी भी बच्चों को देखता हूँ, मतलब बहुत बुरा सा भी लगता है कि वो मतलब 10-10 15-15 हज़ार रुपए के लिए जो ठेलों में अनहाइजीनिक खाना खाने को मजबूर हैं, है ना। मतलब फिर से अपना अपना भी ध्यान रखना, वो पैसे बचा के उनको घर भी भेजने होंगे। अगर वही अपॉर्चुनिटी उनको घर पे मिल जाए, अपनी जगह पे, मतलब अपने जिले में मिल जाएगी जो शाम को अपने परिवार के साथ जा पाए। लोग मैं यहाँ 3-3 4-4 घंटे ट्रैवल करके दिल्ली आते हैं। मैं देहरादून में, जैसे आपने कहा ना कि पैसे बचा पाए, और मैं देहरादून में प्रभात थिएटर जो हुआ करता था पहले, उसके पीछे रहता था जब पढ़ाई थी। तो वो जो कमरा था बिल्कुल बंद कमरा था, उसमें कोई खिड़की नहीं थी और छत पे था। तो गर्मियों में उसमें जो स्थिति होती थी, और एक बूढ़ी अम्मा थी, उन्होंने वही खाना बना के दे देती थी। मतलब उन्होंने अपने पैसे के लिए वो रखा था कि भाई खाना भी आप हमसे ही खा लो। तो खाने का उनका सिस्टम कुछ दिन चला, और कुछ दिन चलने के बाद फिर वो थोड़ी तबीयत वबीयत खराब, उन्होंने कहा कि रूम रूम रखो, खाने का बंद कर देते हैं। ठीक है, हमने टिफिन लगाया, टिफिन मिलता था 30 रुपए का। ठीक है, 4 रोटी चावल दाल सब्जी। अब अगर मूवी देखनी है आपको, तो उस टाइम प्रभात का जो सबसे लोअर वाला टिकट होता था वो भी 30 ही रुपए का होता था। तो मैं और मेरा जो पार्टनर था, वो क्या जुगाड़ था, वो ये जुगाड़ था कि हम, मील स्किप करें। हाँ मतलब हम देर से उठेंगे सो के छुट्टी वाले दिन, जिससे कि हम 11-12 बजे अपना नाश्ता या खाना वो मिक्स हो जाए,
एक टाइम का वो बच जाए अमाउंट, और उस एक टाइम के अमाउंट से जाके प्रभात में मूवी देख लो। तो ऐसे ही त्याग तो बहुत है। ऐसा तो मतलब वो भी है ना कि जैसे मैं जब था, तो आप जो पैसे की बात कर, बचाने की बात कर रहा हूँ, तो मैंने घर से पैसा लेना, जो मेरा पहला स्टाइपेंड मिला था इंटर्नशिप का, उसके बाद मैंने घर से पैसा लेना बिल्कुल नहीं था। स्टाइपेंड में बहुत मामूली पैसा मिलता है, लेकिन मेरा बचाने का तरीका थोड़ा सा ये अलग हो गया। जैसे आप खाना बचा रहे हैं ना, तो ऐसी था मैं भी। जैसे मुझे कहीं जाना है, पहले साइकिल रिक्शा चला करते थे नोएडा दिल्ली में, अब तो ई रिक्शा आ गए हैं। अब ई रिक्शा बल्कि मैं कहता हूँ ज़्यादा सहूलियत है कि 10 रुपये ही लेते हैं। पहले साइकिल रिक्शा मुंह फट दाम मांगता है, उसको लगता है कि 3 किलोमीटर चलना है, 4 किलोमीटर चलना है, तो जैसे बोलेगा 25 रुपये हुए या 30 रुपये हुए। तो मैं फिर कैलकुलेट करता था मैंने, मैं 30 कितनी देर में पहुंच पाऊंगा, मेरे पास कितना समय बचा है, तो मैंने पैदल चलना शुरू कर देना था। अच्छा, उससे पीस भी बहुत है, इतना ट्रैफिक कई जगह पे नहीं होता था, तो आप पैदल आराम, आज के दौर में तो आप 4 कदम पे। मैं अभी भी उन गलियों में लौटा हूँ जहाँ मैं पहले जामिया इंस्टीट्यूट हुआ करता था, या जहाँ पे मैं, तो मैं आज देख रहा हूँ कि इतना लंबा लग रहा है वो सफ़र कि मैं शायद नहीं। और उस ज़माने में हम पैदल निकलते थे सिर्फ 25 रुपये बचाने के लिए। हम वो 10 रुपये का इडली वाली एक अम्मा, मद्रासी अम्मा को ढूंढा करते थे कि भाई वो 10 रुपये की 4 इडली दे देगी तो हमारा दिन बन जाएगा। दिन का खाना हम स्किप कर देते थे कि सीधा रात को खाएंगे। तो ये वाला हिसाब भी था पैसे बचाने का, क्योंकि उस समय रिचार्ज महंगा होता था। 300 रुपये का तो आपको मिनिमम रिचार्ज करना ही करना है, 300 350। उसमें रोमिंग कटती थी, घर चले गए अगर आप तो 50 रुपये छट कट जाते थे मेरठ क्रॉस करते। तो ये वाली चीजें जो थी ना, तो ये पर वो मैं कह रहा हूँ कि वो स्ट्रगल भी देखना बहुत जरूरी है। अगर आप आपने नेट नहीं ऑफ, देखा है, अच्छा आज के समय आप नेट ऑफ नहीं करते हैं, उस जमाने में आप नेट ऑफ करके रखा करते थे। हाँ, जब यूज करना यूज करना है तभी करो, क्योंकि इतना कम डेटा। जीपीआरएस चल रहा था, जीपीआरएस। उन दिनों 2 रुपए कोई मांग ले तो आप देने के लिए तैयार थे, लेकिन कोई मोबाइल मांग के कह दे कॉल कर, 1 मिनट कॉल करनी है, अगर 1 मिनट से ज्यादा हो गया तो आपका एक एक सेकंड की कीमत होती थी, एक एक सेकंड की कीमत की, अगली कॉल लग और जाएगी। मुझे लगता है कि अगर ये स्ट्रगल, मतलब आपको हर किसी को देखना चाहिए। अगर आपके पास पैसा भी है तो मतलब आप देखो एक बार कि क्या होता है वो, क्योंकि उसका एक आपको जो एक्सपीरियंस मिलता है ना, आपको समझ में आता है आगे लाइफ में, मतलब बहुत सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाती हैं अगर उस दौर में आप अब वो स्ट्रगल की बात है, मुझे एक वाक्य याद आ गया। ये ये कौन से डायरेक्टर हैं वो, शेट्टी, जो मूवी, रोहित शेट्टी, एक वाक्य बता रहे थे। सैफ अली खान की बेटी जो है, ये सारा अली खान की, मेरे यहाँ इसका स्ट्रगल बता रहे थे कि इसका स्ट्रगल देखिए कि वो खुद मेरे ऑफिस तक आती हैं कि मुझे काम दे दो। तो ये स्ट्रगल बड़े लोगों का है, ऐसा भी होता है। तो मैंने कहा यार ये स्ट्रगल है, तो बेचारे उन एक्टर्स का क्या होता है जो छोटे शहर से वहाँ पहुंचते हैं, लाइनों में जाते हैं, ऑडिशंस देते हैं, तो उनका स्ट्रगल क्या होता है। लेकिन इन सबके बीच सपने और सच हकीकत आप देखिए, कभी ध्यान से आप सोचिए। ठीक है, चकाचौंध है, लाइफ है, आप 10 बजे निकल रहे हैं, रात में 8 बजे पहुंच रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच अगर घर परिवार से आप दूर रह रहे हैं तो अस्थायी हो गया। आप सोचिए अपने परिवार के बारे में, अपने गांव के बारे में, तो आपको लगेगा कि 15 साल पहले जब आप गांव में थे तो क्या रौनक थी, क्या चहल पहल थी। काका, ताऊ, दादा, पापा, अलग अलग चीजों सबसे की सुबह उठ के कैसे रूटीन होता था, कैसे लोग काम धंधे पे शहर जाते थे इधर उधर। अब आप सोचिए कितना एकाकीपन उनके जीवन में होगा। आप तो मोबाइल और इंटरनेट से आप खेल भी रहे हैं, लेकिन आज 60 के ऊपर की माँ होंगी, दादी होंगी, उनके पास मोबाइल इंटरनेट नहीं। तो पहले एक उत्सव भी होता था कि घर से, जैसे फौज, जैसे ज्यादातर लोग फौज में होते थे, जब वो लौटते थे तो एक मतलब एक अलग उत्साह होता था कि भाई फला आ रहा है। छोटे बच्चों में अलग उत्साह है कि चाचा मामा जो भी लगता है वो आ रहा है, तो बैग भर के जा रहे हैं, मतलब बैग में सामान नहीं, खुशियों की स्टेशन में लोग मतलब छोड़ने जाते थे। गांव का तो हाल ऐसा था कि मतलब लोग पहुंच जाते थे कि भाई वो आ रहा है लेने, छोड़ने भी जाते थे। 15 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो मेन सड़क है बस एक चलती थी। गांव में कोई इस तरह से जैसे आ गया, जब वो जाता था तो गांव की महिलाएं पुरुष 20-20 25-25 लोग जाते थे। वो बस वाला एक बार ऐसे मजाक में घबरा गया, यार इसमें इतनी सीट ही नहीं, यार जाना एक को है, 25 लोग गांव से यहाँ तक छोड़ने, मतलब 1 किलोमीटर दूर मेन रोड थी, 1-1 किलोमीटर छोड़ने चले आते थे। आप अगर कैलकुलेशन करें, जैसे आप कह रहे हैं कि सोचिए, तो अगर आप सोचो जैसे आप बाहर हो, तो आप उंगलियों पे गिन सकते हैं कि आप अपने माँ बाप के साथ कितने दिन रह रहे हैं। बिल्कुल। आप पूरे साल में, मुझे नहीं लगता कि आप एक महीना भी अपने माँ बाप के साथ रह पा रहे हैं। यार आप एक बात बताइए ना, माँ बाप आपको अगर कहीं छोड़ के घर पे, जब छोटे होते हैं आप बाहर चले जाते हैं, तो आपका दिल कितना दुखता है कि मतलब मुझे नहीं लगे मुझे नहीं लेके साथ। हाँ, ठीक है ना। आपने कितना महीने, कितना समय माँ बापों को छोड़ दिया है, और आप अपने सपने पूरे कर रहे हैं। आप क्लब, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत चीज है, ठीक है आप कीजिए, लेकिन एक फोन, अब तो वीडियो कॉल, महीने में एक चक्कर मारा ये घर का। मैं तो ये रूटीन बना रखा है
कि मैं 1 महीना या 1.5 महीना मैक्स, मतलब मेरा पास ही है, अब जिनका दूर है वो तो नहीं कर सकते, जैसे मेरा 150 किलोमीटर बैठता है, तो मैं 1 या 1.5 महीने में एक चक्कर तो फिक्स अच्छा, है कि मैं और जाऊंगा, चाहे 2 दिन एक के लिए एक जाऊं। तर्क लोगों का ये भी होता था मेरे लिए कि ठीक है आपने क्यों छोड़ा, आप उनको यहाँ बुला लेते या मतलब दिल्ली बुला लेते। तो मैंने कहा भाई वो नहीं उन्होंने अपनी आते, जिंदगी बिताई है वहाँ नहीं आते हैं। पे, उन्होंने वो लोग कमाए हैं वहाँ पे, नहीं। वो नहीं हिलेंगे। और मैं अपने सपने पूरे करने के लिए उनके सपने उनके जीवन का उनके सपने कैसे मार दूं मतलब। वहां उनको कम से कम अभी तो ये लग रहा है ना कि आसपास आते जाते किसी कोई महिला परिवार बंधन में नहीं बांधा है कि भाई तुम्हें लौटना ही है, लेकिन वो भी है कि अगर आपको मतलब सपने पूरे करने के लिए आपको बाहर निकलना ही पड़ता है। वो एक कहावत भी है ना कि राम बनना है तो 14 वर्ष का वनवास भोगना ही पड़ेगा आपको, तो आपको छोड़ना पड़ेगा अपना महल। तो ये भी है। अब जैसे क्या है कि अगर कभी कह दो मम्मी पापा से, तो पापा का तो सीधे कहना, तो तुम रहते हो कबूतर खानों में, है हम रहते हैं खुले आसमान के नीचे। भाई तब तो जो और जिस जिस आदमी की जिंदगी गांव में या उस तरह से मतलब गुजर गई है ना, ओपन वाले उसमें, उससे ये शहर, और शहर में भी फ्लैट, फ्लैट क्योंकि शहर में भी घर एक अलग चीज है और फ्लैट अलग चीज है। दिक्कत एक चीज ये भी है ना कि मतलब मैं 2004 जब मैं यहाँ आया था तो मैं अपने पड़ोस वाले दरवाजे में के पीछे कौन रहता है मैं नहीं जानता था। सालों साल में वहां रहा और मुझे नहीं पता कौन पड़ोसी, मतलब दिवाली होली तो ये होता कि घर भागो, त्योहार होते घर भागो, क्योंकि जब हमें यही नहीं पता कौन है हमारे पड़ोस में तो हम क्या त्योहार मनाएंगे किसी के साथ। सही बात। तो वही त्योहारों का छठ में मैंने देखा है कि मैं पहले लक्ष्मी नगर में रहता था, पीजी टाइप, पीजी तो नहीं था लेकिन ऐसे सिंगल कमरे, बाथरूम अटैच, लैट्रिन अटैच रहते थे। बिहार के कई लड़कों को जो घर नहीं पहुंच पाते थे, छठ के गीत बजा के रोते हुए मैंने देखा है। ये स्थिति होती थी कि वो इतना अंदर से उनके वो होता था कि घर नहीं पहुंच पाए, परिवार की याद। मतलब ये बहुत दिन नहीं है, एक सप्ताह, 2-4 साल पहले तक मैंने ये सिचुएशन देखी। होता है सर। देहरादून में रहते हुए यही हुआ कि मुझे पता कि दिवाली रात को मननी है, तो मैं ऑफिस जाता था और मैं कोशिश करता था कि वो लोग घर पहुंच जाएं अपने, जिनको छुट्टी चाहिए, जिनके घर दूर है। तो मेरी कोशिश ये थी, मैंने कहा मैं हूँ इतना कुछ ज्यादा काम, क्योंकि पहले ही तैयार हो जाते हैं प्रोग्राम्स वगैरह, तो मैंने आप लोग जाइए। और होली वाले दिन भी मुझे होली का इतना शौक रहा नहीं, बचपन में जो था वो नहीं, तो मैं होली वाले दिन भी ऑफिस पहुंच जाता कि भाई आप लोग एंजॉय कीजिए। तो बहुतों की होली दिवाली ऑफिसों में बीतती है, और खासकर मीडिया 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 इंडस्ट्री वालों की तो बीतती है, क्योंकि उनका उनका ये नहीं होता कि ठीक है फैक्ट्री बंद रहेगी। न्यूज 18 में जब तक मैं था, थोड़ा एक अच्छा था कि यूपी वालों को दीपावली पे और बिहार वालों को छठ पे, तो वो 6 दिन का अंतर होता था, तो थोड़ा बैलेंस बन जाता था कि ठीक है, तो वो छुट्टियां उस तरह से मैनेज हो जाती थी। होली तो अक्सर बीती है महानगरों में ही, गांव में तो और वो जो घोंसले वाली बात आपने की ना वो हकीकत है, क्योंकि मतलब जब मैं दिल्ली एंटर करूँ तो वो जब बड़े बड़े हाई राइजिंग दिखती है तो वही लगता है कि क्योंकि आदमी सुबह भाग रहा होता है, चिड़िया जो दाना ढूंढने निकलती है और फिर शाम को घोंसले में घुस रही होती है, वो वही हाल है वहाँ पे, फिर पता ही नहीं है कि पड़ोस में कौन है अड़ोस में। घोंसले कह दिया, मुझे लगता है मुर्गी का दरबा। भाई घोंसले में भी थोड़ा सा वो आजादी रहती है और सांस लेने की होती है, मुर्गी का दरबा होता है कि जैसे जिस दरबा आप समझ रहे जाएगी ना, मतलब जिन्होंने करोड़ों के फ्लैट्स देखे। नहीं, तौहीन अपनी जगह, लेकिन मुर्गी का दरबा ये कि आप गए और लॉक हुआ, आपकी जिंदगी 8 घंटे 12 घंटे ही मिलता है आपको घर पे बिता पाएंगे। आप तो 10 घंटे जॉब में, 2-3 घंटे सफर में बिताते जिंदगी तो नहीं है मतलब महानगरों में, सपने भले ही यहाँ पूरा करती हैं, मुंबई को भले ही आप माया नगरी बोले, लेकिन जो जिंदगी कस्बों में गांव में बीतती है ना, मतलब मुझे, और वो अब आज की जनरेशन तो अगर वो भी नहीं देखेगी, कस्बे भी अब बड़े हो चुके हैं, गांव भी अब एक तरह से डेवलप हो गए हैं, डेवलप अर्बनाइजेशन की तरफ मतलब बढ़ रहे हैं। सपना जो महानगरों के लोगों का हो गया है, मतलब ठीक है जो वैसा हो गया, मतलब मोस्टली सपना क्या हो गया कि मॉल जाएंगे। एक कॉर्पोरेट लाइफ जीने वाले की क्या स्थिति है कि वो सैटरडे या संडे जिस दिन भी उसका ऑफ है वो क्या करेगा, वो पब मॉल जाएगा, पब जाएगा, सैटरडे नाइट को पब जाएगा, शराब पिएगा, और फिर दिन में मूवी चला जाएगा, फैमिली हो सकता है वो इतनी शराब पी लेगा कि एक दिन उसका अगला संडे गायब हो जाता अगला है पूरा। संडे गायब हो जाता है। तो ये तो उसकी लाइफ है, मतलब उसे ये फन मान रहा है। और हमारा फन होता था कि भाई जब तक 4 लोगों के साथ बैठ नहीं गए, चालों के साथ कोई गेम खेल हो रहा है, ठीक है, अड़ोसी पड़ोसी का दिन नहीं बीत गया, चाय पकौड़ों पे चर्चा नहीं हो गई। 10 घरों के लोग 10 घर तक पहुंच न जाए, संडे अगर है तो इनके यहाँ हो गया, उनके यहाँ नमस्ते हो गया, उनके यहाँ राम राम हो गया, उनके यहाँ चाय पी लिए, उनके यहाँ नाश्ता हो गया, करते करते 3-4 घंटे लग जाते थे अपने घर पहुंचने में। मेरे घर वालों को तो अभी भी ये शिकायत होती है कि मैं जब जाता हूँ तो कि तू अपने घर आया था कि गांव के लिए आया था, क्योंकि मेरा 24 घंटे में से
15 घंटे तो इधर उधर गांव, अड़ोस पड़ोस, पड़ोसी गांव। अरे आपके घर वालों, मेरा बेटा है 5-7 साल 6 साल का है, अभी कल भी यही कह रहा था, अपने दादी से इस बात के लिए लड़ता है कि दादी आप कहते हैं कि आपके बेटे बहुत अच्छे हैं, घर आते ही बैग रखे नहीं, आधे घंटे में चाय पानी करके गांव में निकल जाते हैं। और मैं कहता हूँ गांव में मुझे जाना है खेलने, तो आप कहती नहीं अकेले नहीं जाना है। और ये दोनों बेटे आपके आते हैं चले जाते हैं, केवल बड़े पापा एक हैं जो आते हैं तो वो रुकते हैं, मुझे लेके जाते हैं। हम कहा हाँ वो लेके तुम्हें गांव में जाते हैं, बाजार जाते हैं, इसलिए वो अच्छे हैं। हम लोगों को कहता बैग रखते ही चाय पानी किए और निकल जाते हैं गाँव में, 3-3 4-4 घंटे बाद आते हैं, फोन करते रहिए। ऐसे आपके बेटे हैं। एक बहुत अच्छी मूवी पता नहीं आप पंकज कपूर की है, रूही का बोझ। रूही का बोझ, उसमें आधी देखी, वो शायद आपने बताई तभी देखी थी मैंने वो वो। मतलब मुझे बहुत रियलिस्टिक, क्योंकि ये हकीकत हो चुकी है, काफी पुरानी मूवी है ना? काफी पुरानी मूवी है, और वो शायद इंस्टीट्यूट फिल्म इंस्टीट्यूट वगैरह वाले बच्चों ने बनाई है। हम्म। और मतलब मैं कहूँगा कि देखनी चाहिए सबको, क्योंकि मतलब एक बूढ़ा क्या फील करता है घर में अपने बेटे के होने के बाद भी, उस तरह का वो है। और दोनों की नजरिए से बनाई गई है कि लास्ट में उसको भी बहुत बूढ़े आदमी को भी वो होता है कि मतलब मैं गलत कर रहा था शायद से कहीं ना कहीं, और बेटों को भी लगता है कि नहीं हम गलत कर रहे थे। तो उस पर्सपेक्टिव पे वो मूवी है पूरी। जड़ों की तरफ, कुल मिला के जड़ों की तरफ कहीं भी आप वही हो, मैं कह रहा हूँ कि आप जड़ों से जुड़े रहिए। जॉब लौटना कीजिए। आपके संभव नहीं है तो आप जड़ों से जुड़े रहिए। मेरा एक और अलग वो है कि आप जॉब कीजिए, आप सपने देखिए, सपने पूरे करने बड़े शहर आइए, लेकिन जब आप रिटायरमेंट की एज में आने वाले होते हैं ना, तो आप वापस अपने घर जाइए, आप वहीं रहिए, अपने शहर को मत छोड़िए वीराना करके। मतलब लोग गांव से निकल आते हैं, मतलब जैसे मैं अगर बोलूँ तो पहाड़ से लोग आके ऋषिकेश मतलब अगर गढ़वाल साइड की बात करूँ, मैक्सिमम ऋषिकेश बसते थे, अब ऋषिकेश भर गया है तो देहरादून आने लग गए हैं। ऐसे कुमाऊं साइड वाले हल्द्वानी जाते थे, अब हल्द्वानी भर गया है तो और थोड़ा रिमोट एरियाज की तरफ जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप वहाँ घर मत बनाइए, उन जगहों पे जाके उनको ऐसे ही रहने दीजिए। आप अपना घर अपने, और मेरे पापा के मतलब मामा के बच्चे हैं, उन्होंने अपना घर वापस पहाड़ों में बनाया है कि कभी हम आएंगे, कभी हम यहीं आएंगे लौट के। तो और अभी मम्मी को भी ले गए थे एक उम्मीद बना के छोड़ दिए कि कभी चला, और उन्होंने रख दिया कि कह रहे अगर वो अगर हमने वहाँ खर्चा किया तो इस लालच में तो हम जाएंगे जाएंगे कि हमने वहाँ 2 कमरे तैयार करवाए थे तो हम वापस पहाड़ों में जाएंगे। तो मेरा भी एक इच्छा है कि मैं भी अपने जो दादा का, जो मैंने आज तक नहीं देखा है, मैं अपने दादा के गाँव वापस जाऊँ, क्योंकि मेरे फादर की पैदाइश देहरादून की है, हमारी पैदाइश देहरादून, तो 3 पीढ़ियाँ तो हमारी ऐसी निकल गई। तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार मतलब वो जो रिवर्स लाइन वाली टर्म है ना, कि मैं वापस जाके घर वहाँ बनाना चाहता हूँ। तो मेरा सपना वो है। हम लोगों को बिल्कुल। पहाड़ों से वैसे भी लगाव ज्यादा रहा है। तो अपनी जड़ों की ओर लौटिए, सपने पूरे जरूर करिए, पर सपनों की कीमत में अपनों को मत भूलिए। और आप लोगों ने सपनों की क्या क्या कीमत चुकाई है वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, अपने किस्से कहानी हमारे साथ शेयर करिए, और पसंद कहाँ आया हम हो सुधार कर सकते हैं वो भी बिल्कुल बताइए। बिल्कुल, जहां हम सुधार कर सकते हैं वो भी बताइए, और वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।